Hello guys, welcome to our channel Engineer Being. Today I'm going to cover the most important questions of Module 4. Guys, इससे पहले मैंने Module 1, 2, 3 के भी important questions cover किए Constitution में. So guys, do check those videos as well. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, so do like, share and subscribe to my channel. So देखते हैं आज इसके क्या important questions हैं इस यूनिट के. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल का मीनिंग क्या है, प्रॉपर्टी क्या है और राइट्स क्या है. तो इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल मतलब होता है, इंटेलेक्ट का मतलब होता है बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस, यानी कि एक पर्सन ने अपने इंटेलिजेंस का यूज करके कुछ नया इन्वेंट किया. ठीक है, कुछ नया आइडिया आया उस पर्सन को. ठीक है. प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि कोई भी चीज जिसका आपके पास पोजेशन हो. ठीक है, जिसका आपके पास क्या हो, पोजेशन हो, ओन्ड हो, तो वो चीज क्या है, प्रॉपर्टी. और उस प्रॉपर्टी का आप पे राइट है. ठीक है, यू हैव राइट टू यूज दैट प्रॉपर्टी द वे यू वांट. ठीक है, आप उस पर कुछ भी कर सकते हो, आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, तोड़ फोड़ जो करना चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि वो आपके पोजेशन में है वो प्रॉपर्टी. तो इंटेलेक्चुअल राइट्स क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हुए? अगर कोई पर्सन अपने माइंड से कुछ नया इन्वेंट करता है तो उसको दिए जाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज ये है बंटी और ये है चीकू. इन दोनों ने मिलके, इनको कुछ आइडिया आया. ठीक है, इनको कुछ क्या आया, एक आइडिया आया और इन्होंने एक नई मशीन बना ली. उस आइडिया से एक नई मशीन बना ली और फिर इन्होंने क्या करा, एक बड़े स्केल पे कंपनी खोल ली. अब हुआ क्या कि जिन लोगों ने इनकी कंपनी से मशीन खरीदी, तो इस पर्सन ने क्या करा, इस पर्सन ने, एक्स नाम का पर्सन था, इसने क्या करा कि इस मशीन को खोला और देखा अच्छा अच्छा ऐसे बनी है ये मशीन, तो इसने क्या करा, थोड़े से मॉडिफिकेशन करे इस मशीन में, इनका आइडिया चुरा लिया और इसने भी एक कंपनी खोल ली. तो इसने क्या करा, इनका आइडिया क्या कर लिया, चुरा लिया. इस पर्सन ने खुद तो कुछ करा नहीं, इन्होंने तो अपना बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया, आइडिया में मशीन बनाई, फिर कंपनी खोली. इसने तो सिंपल सा इनकी मशीन खरीदी और फिर एक कंपनी खोल ली थोड़े से मॉडिफिकेशन करके. तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो अब बड़े लॉस में चले गए ये लोग. तो यहाँ पर क्या है, ऐसी चीजों में दिया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. यानी कि अगर एक पर्सन अपनी क्रिएशन से, अपने आइडिया से कुछ नया बनाने की कोशिश करता है, तो उसको दिए जाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिससे कि इनका आइडिया कोई और कॉपी ना कर पाए. इसके अंडर हम चीजें पढ़ेंगे पेटेंट और कॉपीराइट्स के बारे में. देखते हैं आगे क्या क्या होते हैं पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स. एक बार डेफिनेशन भी देखते हैं आगे क्या है इसकी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेफिनेशन. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर द राइट्स गिवन टू पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ माइंड. तो वही चीज कि किसी पर्सन ने अपना माइंड का यूज करके, अपनी इंटेलेक्ट का यूज करके कुछ नया इन्वेंट किया, तो वहां पर लगते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. दूसरा, दे यूजुअली गिव द क्रिएटर एन एक्सक्लूसिव राइट ओवर द यूज ऑफ हिज और हर क्रिएशन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. कुछ टाइम के लिए होते हैं ये राइट्स. जैसे कि अभी हम आगे पेटेंट पढ़ेंगे, तो पेटेंट 20 ईयर्स के लिए वैलिड होता है. पेटेंट का जो सर्टिफिकेट होता है वो 20 ईयर्स के लिए वैलिड होता है. अभी पढ़ेंगे क्या होता है पेटेंट. Intellectual property refers to creation of minds such as inventions, literary, artistic work, designs, symbols, names, images used in commerce. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? आपने कुछ भी नया इन्वेंशन किया, कोई नई पोयम लिखी, कोई भी आपने ड्रामेटिक स्क्रिप्ट लिखा, कोई भी आर्टिस्टिक वर्क यानी कि कोई पेंटिंग बनाई आपने, कोई न्यू डिजाइन बनाया, जैसे कि लोगो हो सकता है, एडिडास का लोगो है 3 स्टेप्स वाला, तो उसको कोई यूज नहीं कर सकता. ठीक है, वो एक ट्रेडमार्क है. कोई सिंबल है, कोई नेम है, कोई इमेज है, तो आप उस चीज को यूज नहीं कर सकते. इन ये सारी चीजें आती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंडर, और इनको, ये सारी चीजों को राइट्स दिए गए हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की दो कैटेगरीज हैं, कॉपीराइट एंड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. तो ये होता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. अब आगे देखते हैं फर्दर. ये अलग अलग टाइप्स हैं आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के. पहला है पेटेंट. अभी देखेंगे पेटेंट क्या होता है, फॉर अभी सिर्फ हम नेम रीड आउट करते हैं. दूसरा है कॉपीराइट. तीसरा है ट्रेडमार्क. इंडस्ट्रियल डिजाइन, प्रोटेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन, प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स
राइट। पेटेंट में क्या होता है कि आपने अगर कुछ भी नया इन्वेंट किया है, कोई न्यू इन्वेंशन है, आपका नया आइडिया, वो चीज पेटेंट के अंदर। कॉपीराइट के अंदर क्या होता है कि जैसे कोई भी आपका आर्टिस्टिक वर्क है, ठीक है, पोयम है, कोई आपने नई किताब लिखी, कोई इमेज है, तो वहां पे कॉपीराइट दिए जाते हैं। ट्रेडमार्क्स में क्या होता है, जैसे कि कोई लोगो है, जैसे मैं बोलूं एडिडास का लोगो, तो वो एक ट्रेडमार्क है, नो वन कैन यूज इट। इंडस्ट्रियल डिजाइन है आपके पास कोई, या कोई सर्किट का डिजाइन है, ठीक है, कोई भी हार्डवेयर डिजाइन है, तो उसकी प्रोटेक्शन। प्लांट वेराइटीज, फार्मर राइट्स, यानी कि प्लांट्स अलग अलग तरीके की टेक्निक्स को यूज करके प्लांट्स में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है, या फिर पेस्ट फ्री वर्जन बनाने की कोशिश करते हैं किसी फ्रूट ट्री का, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंडर आती हैं। तो इन सबको दिए गए हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। अब हम यहाँ पे डिटेलिंग में पढ़ेंगे पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है काफी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं पेटेंट क्या होता है। पेटेंट इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अभी हमने देखा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक फॉर्म है पेटेंट। इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम टू अ पर्सन who has invested a new and useful article for an improvement over an existing आर्टिकल। तो अगर किसी पर्सन ने कोई भी नया इन्वेंशन किया है, या फिर कोई ऐसी चीज बनाई है जिसका यूज है, एक अच्छा यूज है, तो वहां पर आपको दिया जाएगा पेटेंट। आपका आइडिया यूनिक होना चाहिए, न्यू होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको पेटेंट मिलेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लिया कि बंटी था और चीकू था। तो इन्होंने क्या करा, एक नई तो मशीन इन्होंने बना ली और एक कंपनी भी खोल ली इन्होंने। लेकिन इन्होंने क्या करा कि अपने आइडिया का, अपने मशीन का इन्होंने पेटेंट नहीं करवाया, इसलिए जो एक्स पर्सन था उसने इनसे मशीन परचेज की और उस मशीन को खोला, और पता लग गया कि अच्छा ऐसे ऐसे बनानी है ये मशीन, और मॉडिफिकेशन करके इसने भी कंपनी खोल दी। तो इसीलिए यही इन्होंने मिस्टेक करी कि इन्होंने अपने आइडिया का पेटेंट नहीं करवाया। अगर इन्होंने पेटेंट करा लिया होता तो इनका आइडिया कोई और इस तरीके से यूज नहीं कर पाता। तो इसलिए पेटेंट करवाना इंपॉर्टेंट होता है कि आपका आइडिया कोई और यूज ना कर पाए किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे इनको जरूरत थी पेटेंट करवाने की। आई होप क्लियर हुआ होगा कि पेटेंट क्यों कराया जाता है और कब कराया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू एनकरेज इन्वेंशंस बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स फ्रॉम इन्फ्रिंजमेंट ऑफ थ्योरी इन्वेंशंस। तो इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है उल्लंघन करना, ठीक है। कोई अगर आपका, जैसे इस पर्सन ने इनका आइडिया चुराया, ठीक है, बिल्कुल कॉपी कर लिया, जो इन्हें इसे नहीं करना चाहिए था, तो इस चीज से बचाता है पेटेंट एक्ट, ठीक है, और इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करता है कि वो ऐसे इन्वेंशंस और करते रहें। टू प्रोवाइड मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ इन्वेंशंस टू द सोसाइटी, सोसाइटी को भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो इन्वेंशन का, उस चीज का भी ध्यान रखता है पेटेंट एक्ट। जैसे कि अगर किसी पर्सन ने एक बहुत अच्छी यूजफुल चीज बनाई, तो उसका लार्ज स्केल पे बिजनेस खड़ा करना, उस चीज में भी हेल्प करता है पेटेंट एक्ट, जिससे कि सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल पाए। तो ये होता है पेटेंट। 2 मार्क्स में डेफिनेशन पूछी जा सकती है पेटेंट की, कि पेटेंट क्या हो सकता है। यहाँ पे 3 कैटेगरीज आती हैं पेटेंट की: यूटिलिटी पेटेंट्स, डिजाइन पेटेंट्स एंड प्लांट पेटेंट्स। तो यूटिलिटी पेटेंट्स में क्या होता है कि जैसे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बना है जो यूजफुल है, ठीक है, एक यूजफुल प्रोडक्ट है, तो उसको प्रोटेक्ट करना। जैसे इसमें आ सकता है आपका व्हीकल सेफ्टी सिस्टम, या फिर कोई आपका आ सकता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें आ सकती हैं आपकी यूटिलिटी पेटेंट्स में। यहाँ पे लिखा है न्यू मशीन्स आ सकती हैं, केमिकल्स, फार्माक्यूटिकल्स की चीजें, कोई भी प्रोसेस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, वो सब चीजें यूटिलिटी पेटेंट्स के अंडर आती हैं। यानी कि वी नीड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सच थिंग्स, इन सब चीजों को पेटेंट दिया जाता है यूटिलिटी पेटेंट्स के अंडर। डिजाइन पेटेंट्स में क्या होता है कि सपोज कोई डिजाइन है किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, कोका कोला की जो बॉटल है, ठीक है, उसका जो लोगो है, उस पे जो इमोजीज बने हुए हैं, तो इस तरीके से एक प्रोडक्ट का डिजाइन जो है वो एकदम यूनिक रहे, वो कोई और कॉपी ना कर पाए। तो डिजाइनिंग के लिए एक डिजाइन पेटेंट नाम की कैटेगरी बना दी गई। तीसरा है प्लांट पेटेंट। प्लांट पेटेंट में क्या है कि जो भी नए नए इन्वेंशंस प्लांट्स पर हो रहे हैं, जैसे इसमें लिखा है ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड डिस्टिंक्ट प्लांट वेराइटीज इंक्लूडिंग हाइब्रिड्स, यानी कि प्लांट के अलग अलग वेराइटीज को अगर आप
इन्वेंट करते हो यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स लाइक ग्राफ्टिंग, रूटिंग, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से, तो वहां पर भी प्लांट पेटेंट यूज होता है। जैसे कि कोई पर्सन पेस्ट फ्री वर्जन बनाना चाह रहा है फ्रूट ट्रीज का, तो वहां पर लग जाएगा प्लांट पेटेंट, जिससे कि कोई और उस आइडिया को यूज ना कर पाए। तो ये तीन कैटेगरीज होती हैं पेटेंट की। पेटेंट पे अभी हम आगे भी चीजें देखेंगे, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ पेटेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी पेटेंट, सो मेक अ नोट ऑफ इट। इंडियन पेटेंट एक्ट जो है, उसके सेक्शन 3 और 4 में क्राइटेरियाज दिए हुए हैं कि कब पेटेंट आपको मिल सकता है आपके इन्वेंशन पर, और क्या क्या चीजें पेटेंटेबल हैं और क्या क्या चीजें पेटेंटेबल नहीं है। वो सारी चीजें सेक्शन 3 और 4 में दी हुई है इंडियन पेटेंट एक्ट के। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि आपका जो इन्वेंशन है, जो भी आपने आर्टिकल बनाया, इट शुड बी यूजफुल। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपने बना दिया है उसका कोई यूज ही नहीं है। तो पहली चीज कि वो आप यूजफुल होना चाहिए। दूसरा, नॉवल्टी, न्यू होना चाहिए, ठीक है, नया होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए एकदम इन्वेंशन, तब आपको मिल सकता है पेटेंट। और तीसरा, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये तो सबको पता ही है, ये तो कोई भी कर लेगा, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। यानी कि उसमें कुछ खास बात होनी चाहिए। सो इट शुड बी नॉन ऑब्वियस। और ऐसा भी होना चाहिए आपका आर्टिकल जो पेटेंटेबल हो, ऑब्वियसली। ऐसा नहीं कि आपने कुछ ऐसा बना दिया जिसपे पेटेंट मिल ही नहीं सकता। सो दैट थिंग शुड बी पेटेंटेबल, योर इन्वेंशन शुड बी पेटेंटेबल। तो ये क्राइटेरियाज हैं ये देखने के कि आपको पेटेंट मिलेगा या नहीं। अब देखते हैं कि क्या क्या चीजें पेटेंटेबल हैं और क्या क्या चीजें पेटेंटेबल नहीं है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, अगर आपने कुछ बनाया है नया, वहां पे आपको पेटेंट मिल सकता है। कोई केमिकल फॉर्मूला बनाया है, कोई नया प्रोसेस आपने बनाया है, वहां पर पेटेंट मिल सकता है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये बनाए गए हैं। कोई ड्रग बनाया गया है, मेडिसिनल डिवाइस बनाई है, कोई फर्नीचर डिजाइन बनाया है, कोई ज्वेलरी, फैब्रिक्स एंड फैब्रिक डिजाइन्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अगर इन सारी चीजों में से कोई भी कैटेगरी में है अगर आपका इन्वेंशन, आपका आर्टिकल, वहां पर पेटेंट आपको मिल सकता है। कौन कौन सी चीजें पेटेंटेबल नहीं है? पहला आता है मैथमेटिकल एल्गोरिथम। कोई भी मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, उस पे पेटेंट नहीं मिलेगा। और लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क, आपने कोई पोयम लिखी, कोई ड्रामा का स्क्रिप्ट लिखा, कोई म्यूजिक इन्वेंट किया, कोई पेंटिंग करी, वहां पर आपको पेटेंट नहीं मिलता। यहाँ पर आपको मिलता है कॉपीराइट। ओके, यहाँ पे मिलता है कॉपीराइट। मेडिसिनल और सर्जिकल प्रोसेस है, वहां पे भी पेटेंट नहीं मिलता। तो ये चीजें हैं पेटेंट कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि पेटेंट कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता है। मेक अ नोट ऑफ इट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अच्छी अच्छी चीजें पेटेंट के बारे में। अब देखते हैं पेटेंट को फाइल कैसे किया जाता है। हाउ कैन वी फाइल पेटेंट? ऑब्वियसली, पहला है एप्लीकेशन फॉर्म। हमें पेटेंट फाइल करने के लिए सबसे पहले भरना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म या तो एप्लीकेंट खुद भर दे, यानी कि जिसने इन्वेंशन किया है, या फिर वो किसी पेटेंट अटॉर्नी, यानी कि किसी एडवोकेट को हायर कर ले जिसको सारी चीजें पता हो, या फिर कोई पेटेंट एजेंट हो, यानी कि जिसको हम दलाल बोल लेते हैं। तो पेटेंट एजेंट को भी जो एप्लीकेंट है वो हायर कर सकता है, लेकिन इन दोनों के पास एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ, इन्हें हायर किया गया है बाय द ओनर ऑफ इन्वेंटर, कि इनको पेटेंट लेना है। तो इनके पास एक प्रॉपर स्टैम्प्ड पेपर होना चाहिए, इन दोनों के पास, एडवोकेट के पास भी और पेटेंट एजेंट के पास भी। तो जब एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है, उसमें प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, यानी कि आपकी डिटेल्स होनी चाहिए प्रॉपर। अब प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है? अगर आपका इन्वेंशन है इनकम्प्लीट, आपने अभी कंप्लीट नहीं हुआ है इन्वेंशन, बट यू वांट टू प्रोटेक्ट योर आइडिया, आप चाहते हो कोई और ना उसको यूज कर पाए, तो वहां पर प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, यानी कि सारी स्पेसिफिकेशंस नहीं, आप थोड़ा थोड़ा डिटेल बता दोगे अपने आइडिया के बारे में, तो वहां पे आता है प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। लेकिन अगर आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन दिया है, तो उसके बाद 12 मंथ का टाइम आपको दिया जाता है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देने के लिए, यानी कि पूरा इन्वेंशन कंप्लीट करने के लिए, जिससे कि आप हर चीज दे पाओ अपने इन्वेंशन के बारे में।
तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में ये सारी चीजें लगती हैं, आपका टाइटल, फील्ड क्या है इन्वेंशन का, बैकग्राउंड क्या है इन्वेंशन का, क्या क्या क्लेम्स हैं, क्या एब्स्ट्रैक्ट है, पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना होता है अपने इन्वेंशन का, और कोई भी उससे डायग्राम या ड्राइंग रिलेटेड चीजें जो भी आपके इन्वेंशन में यूज हो रही हैं। तो यहाँ पे विद इन 12 मंथ्स आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करवाने होते हैं। अब सपोज करो अगर आपका एप्लीकेंट है कोई फॉरेन पर्सन, बाहर का कोई पर्सन है, तो वहां पे उसको अंडरटेकिंग्स भी साइन करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये देखना होता है ना कि इस पर्सन ने कहीं और तो नहीं ले रखा पेटेंट किसी बाहर की कंट्री में। अगर कोई पर्सन बाहर से इंडिया में आया है पेटेंट लेने, तो ये भी चेक करना पड़ता है क्या उस पर्सन ने पहले से पेटेंट तो नहीं ले रखा बाहर। तो वो चीज हो गई कि अंडरटेकिंग रिगार्डिंग फॉरेन फिलिंग्स। ठीक है, तो इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसीजर होता है। आगे देखते हैं फर्दर स्टेप्स क्या क्या हैं इसमें। तो यहाँ पे मैंने देखा कि हमारा था एप्लीकेशन फॉर्म, जो 3 लोग भर सकते हैं, या तो एप्लीकेंट खुद, या फिर पेटेंट अटॉर्नी, या फिर पेटेंट एजेंट। उसमें हमने देखा कि प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन तब देते हैं जब आपका इनकम्प्लीट है इन्वेंशन, और 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, अभी हमने देखा टाइटल, फील्ड, बैकग्राउंड, क्लेम, एब्स्ट्रैक्ट, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपके इन्वेंशन का, और ड्राइंग्स जो भी रिलेटेड है आपके इन्वेंशन से। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है पब्लिकेशन, यानी कि आपका इन्वेंशन 18 मंथ्स के बाद किया जाता है पब्लिश। 18 मंथ्स के बाद आप पहले भी पब्लिश करवा सकते हो। अगर आप पहले पब्लिश करवाना चाहते हो तो आपको फिल करना पड़ेगा फाइल रिक्विजिट फॉर्म। तो आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपका पहले पब्लिश हो जाए। तो पब्लिश होता कहाँ है, ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है गवर्नमेंट की, जर्नल वेबसाइट जो होती है, वहां पर पब्लिश हो जाता है आपका पेटेंट। उसके बाद क्या होता है, प्री ग्रांट ऑपोजिशन। अगर कोई आपका पेटेंट ऑपोज करना चाह रहा है, पब्लिक वो जो बिल्कुल मतलब आपका पेटेंट ग्रांट होने से पहले अगर कोई ऑपोज करना चाह रहा है, और अगर आप उसके सारे चीजों का आंसर कर देते हो, तो आपका पेटेंट जो है वो मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप चीजें नहीं कर पाते हो, हर चीज आप आंसर नहीं कर पाते हो जो भी ये पर्सन ऑपोज करने वाला है, तो फिर तो आपको पेटेंट ग्रांट नहीं होगा। तो ये जो ऑपोजिशन है, ये आपका पब्लिकेशन के आसपास ही होता है। उसके बाद आता है आपका एग्जामिनेशन। आपको 14 मंथ्स के अंदर ही अंदर रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी फॉर द एग्जामिनेशन। उसके बाद आता है आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। तो एग्जामिनेशन का जो एग्जामिनर होता है वो एक्सपर्ट होता है। किस चीज का एक्सपर्ट होगा, आपका पेटेंट जो आपका इन्वेंशन है, जिस भी चीज से रिलेटेड है आपका इन्वेंशन, उस फील्ड का एक्सपर्ट होगा ये एग्जामिनर। और ये एग्जामिनर सारे क्राइटेरियाज को चेक करेगा आपके पेटेंट के। क्या आपका पेटेंट यूजफुल है, क्या उसमें नॉवेल्टी है, क्या वो नॉन ऑब्वियस है, क्या वो पेटेंटेबल है भी या नहीं। तो ये सारी चीजें एग्जामिनर चेक करेगा और जनरेट करेगा एक फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। उस फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट का 6 महीने के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करना होता है। जो भी ओनर है, इन्वेंटर जो है, उसको रिप्लाई करना होता है विद इन 6 मंथ्स। अगर इन रिप्लाई से एग्जामिनर सेटिस्फाइड है तो आपको पेटेंट मिल जाएगा, और सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका पेटेंट रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर पार्शियल सेटिस्फाइड है, पार्शियल गिवन दिया जा रहा है आपको, पार्शियल एक्सेप्टेंस अगर आपको दिया जाता है, तो वहां पे कुछ चेंजेस होते हैं, उसके बाद आपको पेटेंट ग्रांट होता है। तो यहाँ पे लिखा है रिस्पॉन्ड टू ऑफिस एक्शन, आप रिस्पॉन्ड करोगे, एंड विद इन 12 मंथ्स फर्दर एग्जामिनेशन रिपोर्ट विल बी जनरेटेड, और फिर आपको पेटेंट मिल जाएगा, उसका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। ये सर्टिफिकेट सिर्फ 20 ईयर्स के लिए ही वैलिड होता है, 20 सालों के लिए वैलिड होता है। हर साल आपको इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम 4 स्टेप से याद रख सकते हैं। पहला स्टेप है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आप दो चीजें बताओ कि आपका प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन है और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है। दूसरा आप बताओ पब्लिश होगा फिर आपका, ठीक है, पब्लिकेशन। तो मैंने लिख दिया पब्लिश होगा। उसके बाद एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन हर चीज एग्जामिन करेगा, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट जनरेट करेगा, जिसका 6 महीने के अंदर अंदर आपको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा, और फोर्थ में आपको पेटेंट ग्रांट हो जाएगा। तो इन स्टेप से याद रखा जा सकता है कि किस तरीके से
पेटेंट फाइल किया जाता है। काफी इजी प्रोसेस है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस 4 स्टेप्स में वी कैन रिमेम्बर इट इजीली, और बाकी फ्लो चार्ट तो है ही। तो पेटेंट का फुल क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि पेटेंट होता क्या है। पूछ लिया व्हाट इज पेटेंट, पेटेंट के फाइल करने का प्रोसीजर भी बता दीजिए, और और कुछ भी। मतलब 10 मार्क्स में आपसे ये सारी चीजें जो भी हमने पढ़ी है पेटेंट के बारे में, हर चीज कंबाइन करके पूछा जा सकता है, और क्या क्या कैटेगरीज है पेटेंट की, तो ये सब आपसे कंबाइन करके 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी पूछ लेंगे साथ में कौन सी चीजें पेटेंटेबल है, कौन सी चीजें पेटेंटेबल नहीं है, तो 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकती हैं सारी छोटी छोटी चीजें। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफी एग्जाम के हिसाब से। पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का मतलब यही है कि अगर कोई आपके आइडिया को कॉपी करने की कोशिश करे, तो उस केस में जो इन्वेंटर है कैन स्यू, यानी कि मुकदमा कर सकता है, इन्वेंटर केस कर सकता है उस पर्सन पे, अगर कोई बिना परमिशन के आपका आइडिया यूज करता है। इन्वेंटर जो है वो कोर्ट में जा सकता है, और कोर्ट से कंपेंसेशन की डिमांड कर सकता है। ठीक है, और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, बट जल्दी सेटल डाउन हो जाती हैं ये सारी चीजें। ये चीज लिखी है इस पॉइंट में, तो ये होता है पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है उल्लंघन करना। ठीक है, वायोलेट करना हम बोल सकते हैं। तो जब कोई वायोलेट करता है तब लगता है पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, तो एक पर्सन कोर्ट तक जा सकता है और कंपेंसेशन मांग सकता है। सिंपल सी चीज। कॉपीराइट क्या होता है। सपोज करो कि मैंने कोई रिकॉर्डिंग की, या सपोज मैंने कोई बुक लिखी, ठीक है, और एक पर्सन ने क्या करा, मेरी बुक को रीड करा, और उसने भी एक बुक पब्लिश कर दी। ये पर्सन था P1, और एक पर्सन था P2 जिसने मेरी बुक रीड करी, और इसने भी एक बुक पब्लिश कर दी बुक 2 के नाम से सपोज, और इसने मेरा कंटेंट चुरा लिया। अब इस केस में मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गई। कैसे मैं करूं, मैंने तो इतना सारा इतनी मेहनत करके किताब लिखी थी, अब क्या करूं मैं। तो यहाँ पे मैंने क्या गलती करी, मैंने कॉपीराइट नहीं लिया। अगर मैंने कॉपीराइट लिया होता तो ये पर्सन कभी मेरी चीजें कॉपी ही नहीं कर पाता। ठीक है, तो कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, लीगल राइट्स दिए जाते हैं क्रिएटर को, हु हैज ओनरशिप इन लिटरेरी। लिटरेरी का मतलब होता है पोयम। ठीक है, आपने कोई पोयम लिखी है, या आपने कोई ड्रामेटिकल स्क्रिप्ट लिखी है ड्रामा की, म्यूजिकल आपने कोई सॉन्ग बनाया है, कोई आपकी आर्टिस्टिक वर्क है जैसे कि आपका हो गया पेंटिंग, तो इन सारी चीजों के अगर आप ओनर हैं, क्रिएटर हैं, तो आपको कुछ लीगल राइट्स दिए जाएंगे कॉपीराइट में। कॉपीराइट का मतलब होता है राइट टू कॉपी। ठीक है, ये हो सकता है साउंड पे, रिकॉर्डिंग पे, ड्रामा पे, पेंटिंग पे, या कोई भी आर्टिस्टिक वर्क है, इन सब चीजों पे कॉपीराइट आपको दिया जा सकता है। अब क्या क्या राइट्स दिए जाते हैं और किन किन चीजों पे दिए जाते हैं वो देखते हैं। इससे प्रोटेक्ट किया जा सकता है आपका लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क, वही हमने देखा पोयम या ड्रामा वर्क, आपका म्यूजिकल काम, पेंटिंग, आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमेटोग्राफ यानी कि कोई भी फिल्म, कोई भी सिनेमा रिलेटेड वर्क, साउंड रिकॉर्डिंग वर्क, कोई भी आपकी फोटोग्राफ है, या कंप्यूटर जनरेटेड वर्क, इन चीजों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है थ्रू कॉपीराइट। अब कॉपीराइट में ओनर को क्या क्या राइट्स दिए जाते हैं। ओनर को राइट है टू यूज हिज वर्क अगेन, यानी कि he can use that his original work again and again. He has the right to reproduce. दूसरा, right to prepare directives. तीसरा, राइट टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज, मतलब ओनर के पास ही ये राइट्स हैं कि वो अपनी कॉपीज को डिस्ट्रीब्यूट करे, उनको रिप्रोड्यूस करे, उनसे रिलेटेड डायरेक्टिव्स बनाए, रूल्स रेगुलेशंस बनाए। राइट टू पब्लिकली परफॉर्म, राइट टू पब्लिकली डिस्प्ले, राइट टू परफॉर्म साउंड रिकॉर्डिंग्स। तो ये सारी जो ओनरशिप्स हैं ये सिर्फ किसको दी जा रही है, ओनर को दी जा रही है। अब कोई तीसरा पर्सन आता है, जैसे यहाँ पे P2 आया, अगर ये इन सब चीजों को करने की कोशिश करता है, तो उस पे क्या लग जाएगा, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। तो यहाँ पे क्या कर सकता है, जो ओनर है वो कोर्ट तक जा सकता है, और कंपेंसेशन की डिमांड कर सकता है कोर्ट से। तो ये होता है आपका कॉपीराइट। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट वही चीज, इफ समवन कॉपीज और रिप्रोड्यूसेस द वर्क ऑफ कॉपीराइट होल्डर विदाउट देयर परमिशन, देन दे इन्फ्रिंज द कॉपीराइट ऑफ दैट कॉपीराइट होल्डर। तो वही चीज, अगर कोई आपका काम कॉपी करने की कोशिश करे आपकी बिना परमिशन के, तब आप कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कर सकते हो। ओनर डेवलप न्यू वर्क
and get copyright protection to ensure that they can get profit from their efforts. They can take legal action against those who copy or reproduce their work. Obviously वो legal action ले सकते हैं, कोर्ट तक जा सकते हैं, कोर्ट से डिमांड कर सकते हैं फॉर व्हाट, किस चीज की डिमांड कर सकते हैं कोर्ट से? कंपेंसेशन की डिमांड कर सकते हैं, कोर्ट से कंपेंसेशन की डिमांड की जा सकती है। रेमेडीज क्या है? भरपाई। अब कोई चाह रहा है, ओनर चाह रहा है कि मुझे भरपाई चाहिए, तो या तो वो सिविल रेमेडीज के लिए बोल सकता है, क्रिमिनल रेमेडीज। सिविल रेमेडीज में हम बात करते हैं वही कंपेंसेशन की, और क्रिमिनल रेमेडीज में ओनर क्या चाहता है कि सजा मिले, जेल में जाए वो पर्सन जिस पर्सन ने उसके काम को बिना उसकी परमिशन के यूज करने की कोशिश की। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इंजंक्शन, डैमेजेस, कंपेंसेशन, जुरिडिक्शन इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो यहाँ पे इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ठीक है, डैमेजेस जो भी हुए उस पर्सन के, उस पे दिया जाएगा कंपेंसेशन, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पर्सन जा सकता है। क्रिमिनल रेमेडीज में क्या कि ओनर चाह रहा है कि जेल में जाए सामने वाला, तो 6 महीने से 3 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन लग सकता है इतना। ठीक है, और जितनी भी उस पर्सन ने कॉपीज बनाई सामने ओनर के वर्क की, तो वो सारी सीज हो जाएंगी। तो ये दो तरीके के रेमेडीज होते हैं, सिविल रेमेडीज एंड क्रिमिनल रेमेडीज। आपसे 2 मार्क्स में पूछ लेंगे कॉपीराइट क्या होता है, या पूरा क्वेश्चन 5 मार्क्स में, या पूरा क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछ सकते हैं कॉपीराइट का, कि कॉपीराइट क्या होता है, किन चीजों पे लगता है, कौन कौन से राइट दिए जाते हैं कॉपीराइट होल्डर को, अगर कोई वायोलेट करता है कॉपीराइट के अगेंस्ट, या कोई पर्सन यूज करने की कोशिश करता है किसी का काम बिना परमिशन के, तो क्या होता है, और क्या क्या रेमेडीज हो सकती हैं, ये सब आपसे पूछा जा सकता है इन 10 मार्क्स। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, देखते हैं इस एक्ट में क्या हुआ। This law empowers Indian citizens to seek any accessible information from a public authority and makes the government and its functionaries more accountable and responsible. तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या है कि जो सिटीजन्स हैं, नॉर्मल सिटीजन्स, उनको राइट दिया जा रहा है। क्या राइट दिया जा रहा है? कि वो गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कहाँ पे कितना पैसा खर्च कर रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक एक्सेस कर सकती है, पब्लिक को ये अथॉरिटी दी जा रही है, इससे अकाउंटेबिलिटी आती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है आरटीआई एक्ट के? पहला, सिटीजन्स को एम्पावर करना, अथॉरिटी देना कि वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर पाए। दूसरा, द एक्ट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी देता है, और गवर्नमेंट हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग वर्क कर पाती है, जो भी डिमांड है पब्लिक के, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट काम कर पाती है। तीसरा, दिस हैज बीन वाइडली यूज्ड बाय सिटीजन्स एंड मीडिया टू अनकवर करप्शन। अगर करप्शन को भी अनकवर करना हो, वहां पर भी आरटीआई एक्ट का यूज किया जाता है। आप सारी इंफॉर्मेशन मांगो गवर्नमेंट से, ठीक है, वहां पर अगर आपको कुछ लगता है यहाँ पे तो कुछ करप्शन है, वहां पे कुछ गलत है, तो उस चीज को अनकवर करने में भी आरटीआई एक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे आप सारे इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो गवर्नमेंट के, बस हाँ वो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी को शो नहीं किया जा सकता, कॉन्फिडेंशियल है कोई इंफॉर्मेशन तभी वो आपको शो नहीं होगी, अदरवाइज ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी एक्सेसिबल बाय द पब्लिक। तो वहां पे आप करप्शन को भी अनकवर कर सकते हो, क्या प्रोग्रेस है गवर्नमेंट के वर्क की वो भी देख सकते हो, और कहाँ पे क्या यूज हो रहा है मनी का, कितना यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, ये सब भी पब्लिक को देखने को मिल सकता है, एक्सेस है उस चीज का इन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो ये होता है आपका आरटीआई एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये एक्ट क्यों बनाया गया? ये एक्ट बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली हम जो भी चीजें करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों को, या बोले ऑनलाइन चीजों को प्रमोट करने के लिए, पेपर वर्क को कम करने के लिए, ई कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए, साइबर क्राइम को ओवरकम करने के लिए बनाया गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, और यही इसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशंस हैं। पढ़ते हैं क्या है। इट इज द लॉ दैट डील्स विद साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन इंडिया। तो साइबर क्राइम से और ई कॉमर्स से डील करता है ये
एक्ट। कब कब आया ये? 17 अक्टूबर 2000 में ये आया। इंडिया 12th नेशन था इस एक्ट को बनाने वाला, एडॉप्ट करने वाला। एम्स टू प्रोवाइड द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क। ये एक्ट हमें लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, फ्रेमवर्क देता है फॉर ई कॉमर्स। फोकस रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड फैसिलिटेशन ऑफ ई कॉमर्स। तो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया, उनको इम्पोर्टेंस दी गई। अब एक बार इसके फीचर्स देखते हैं, तब हमें और अच्छे से समझ आएगा कि आईटी एक्ट क्या कहता है। लीगल रिकॉग्निशन डिजिटल सिग्नेचर्स। जो हमारे डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं उनको लीगली रिकॉग्नाइज्ड किया गया। ये बोला गया कि अगर डिजिटल सिग्नेचर्स कहीं पे हो रखे हैं किसी डॉक्यूमेंट पे, तो वो डॉक्यूमेंट लीगल माना जाएगा। लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो आपने ऑनलाइन बनाया हो, वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना गया, उसको भी लीगल रिकॉग्निशन दी गई है। अगर आप उस डॉक्यूमेंट को किसी सिक्योर मैकेनिज्म के थ्रू, सिक्योर कम्युनिकेशन वे के थ्रू अगर आप भेज रहे हो, जैसे कि ईमेल है, उसके थ्रू आप भेज रहे हो, तो वहां पे वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड होगा। रिकॉर्ड्स केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम रिकॉर्ड को रख सकते हैं। जैसे कि पहले पेपर वर्क काफी ज्यादा यूज होता था बैंक्स में, हर जगह पेपर वर्क का यूज हो रहा था, बट यहाँ पे क्या है, पेपर वर्क को अब कम कर दिया गया है। रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करके रखा जा रहा है। साइबर लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल, हमने देखा था यूनिट 3 में कि ट्राइब्यूनल्स क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है, साइबर लॉ एक डेडिकेटेडली इस एक्ट के अंडर एक क्या बना दिया, ट्राइब्यूनल बना दिया। एक्ट अप्लाइज टू एनी साइबर ऑफेंस। अगर आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम हो जाता है, जैसे हैक हो गया आपका अकाउंट, या आपके अकाउंट से पैसे निकल गए, वही हैकिंग हो गया आपसे, तो ये सारी चीजें आईटी एक्ट के अंडर ही आती हैं। सिक्योरिटी मेजर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सिक्योरिटी से रिलेटेड भी जो भी मेजर्स हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो भी आईटी एक्ट के अंडर ही आते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव भी फीचर्स से ही रिलेटेड है। लीगल रिकॉग्निशन दिया गया डिजिटल सिग्नेचर्स को। फाइलिंग डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, अब आप कोई भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फाइल कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज को इंपॉर्टेंस दिया गया, रिकॉग्नाइजेशन दिया गया। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ बैंकर्स बुक इन ई फॉर्म, यानी कि बैंकर्स बुक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जा सकता है, पहले पेपर वर्क होता था। कंप्यूटर क्राइम एंड प्रोटेक्ट प्राइवेसी, तो वही चीज साइबर क्राइम के अगेंस्ट भी ये लॉ है, यानी कि साइबर क्राइम के अगेंस्ट कुछ भी आपसे हो जाता है, साइबर क्राइम, आपके साथ हैकिंग हो गई, आपके अकाउंट से पैसे निकल गए, तो उन सब चीजों से भी आईटी एक्ट डील करता है, यानी कि वो सारे रूल्स रेगुलेशंस भी इस एक्ट के अंडर लिखे हैं। तो ये है आईटी एक्ट 2000। ये भी आपसे 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि क्या होता है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्यों बनाया गया, क्या इसका ऑब्जेक्टिव रहा। ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं इस एक्ट में। E-governance. E-governance is an online service where government interacts with citizens, businesses, and other government departments and offers services by making the use of information and communication technology। यानी कि आईसीटी की हेल्प से गवर्नमेंट जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। व्हाट इज द नेम ऑफ टेक्नोलॉजी? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सिटीजन्स को दे रही है सर्विसेज, बिजनेसेस को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, या दूसरे डिपार्टमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट के उनको सर्विसेज दे रही है। किसकी हेल्प से? आईसीटी की हेल्प से। इट इज बेसिकली अ मूव टूवर्ड्स स्मार्ट गवर्नेंस। अब यहाँ पे स्मार्ट का क्या मतलब है? एस का मतलब होता है सिंपल, यानी कि सिंप्लिसिटी के लिए लाया गया इसको। एम का मतलब होता है मॉरल, यानी कि मोरालिटी, नैतिकता के लिए। ए अकाउंटेबिलिटी के लिए। आर आता है आपका रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए सिस्टम को। और टी आता है आपका ट्रांसपेरेसी, ट्रांसपेरेंट। तो ये स्मार्ट गवर्नेंस के लिए बनाया को रेफर करता है ई गवर्नेंस, यानी कि इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग स्मार्ट गवर्नेंस। स्मार्ट सिंपल है, नैतिकता आ रही है, अकाउंटेबिलिटी आ रही है, रिस्पॉन्सिवनेस, जल्दी रिस्पॉन्स मिल पाए लोगों को। जैसे कि अगर हम अपना उसकी बात करें, सपोज हम ड्राइविंग लाइसेंस डीएल बनवाने जा रहे हैं, तो अभी
अब तो हमारे पास फैसिलिटी है कि हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, हमें बड़ी बड़ी लाइंस में लगने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, दलाल से इंटरेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है जो इतना सारा कॉस्ट ले लेता है मनी का। तो अब क्या हो रहा है, स्मार्ट वर्क हो रहा है विद द यूज ऑफ आईसीटी, हम ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हैं और अपना काम आसान कर सकते हैं। इंटरेक्शन कैसे कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट का कस्टमर यानी सिटीजन के साथ इंटरेक्शन, गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज के साथ इंप्रेशन इंटरेक्शन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन हो सकता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस इंटरेक्शन। तो ये सारे इंटरेक्शन हो सकते हैं अंडर आप ई गवर्नेंस में। ये भी 5 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आगे देखते हैं इसके क्या एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। ये है एडवांटेजेस ई गवर्नेंस के। कम्युनिकेशन फास्ट है, ऑनलाइन चीज है, आपको बड़ी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। डीएल बनवाने के लिए आप ऑनलाइन जाइए वेबसाइट पे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए और आप डीएल का अप्लाई हो जाएगा आपका, बस आपको वहाँ टेस्ट देने जाना पड़ेगा। क्विक फीडबैक, आपको रिप्लाई भी जल्दी मिलेगा। लाइव मॉनिटरिंग ऑफ प्रोसेसेस, आप अपने प्रोसेस को ऑनलाइन जाके बार बार चेक कर सकते हो कि कहाँ तक पहुंचा, कैसे चल रहा है। मिनिमम यूज ऑफ हार्ड कॉपी, यहाँ पे कोई पेपर वर्क है ही नहीं, हर चीज ऑनलाइन हो रही है। कॉस्ट इफेक्टिव, बीच में जो दलाल का यूज आता था वो नहीं आएगा, तो कॉस्ट भी आपकी कम ही लगेगी। बट इसमें डिसएडवांटेज क्या है, पुअर आईटी लिटरेसी, लोगों को आईटी की नॉलेज ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि अगर एक एप्लीकेशन बनाई है तो उसको कैसे यूज करना है, या वेबसाइट पे कहाँ जाके कैसे अप्लाई करना है, ये चीज लोगों को पता नहीं है। लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। दूसरी चीज, इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं होगा रूरल एरियाज में लोगों के पास। प्राइवेसी प्रॉब्लम। तीसरा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कम्युनिकेशन इससे कम हो सकता है, हर चीज ऑनलाइन हो गई है, तो कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं ई गवर्नेंस के। तो प्रॉपर क्वेश्चन 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है ई गवर्नेंस पे। डिजिटल सिग्नेचर्स, डिजिटल सिग्नेचर्स को बेसिकली बनाया गया था आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए, उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए कि क्या वो रियल है, फेक तो नहीं है। तो डिजिटल मैसेजेस हुए, डॉक्यूमेंट्स हुए, उनकी ऑथेंटिसिटी को प्रेजेंट करता है डिजिटल सिग्नेचर। इट इज कॉमनली यूज्ड, किस लिए यूज होता है, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स में, एंड इन अदर केसेस वेयर इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटेक्ट फॉर्जरी। फॉर्जरी का मतलब होता है फेक, कोई भी धोखाधड़ी है उस चीज को अगर आपको देखना है, कहीं पे कोई भी फेक चीज लगी हुई है, फेक डॉक्यूमेंट है, उस चीज को डिटेक्ट करने में भी डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज होता है। यूज क्या है, वही आपका पहले सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन में यूज होगा। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेट सिग्नेचर्स होते हैं कि रियल है या नहीं, फेक सर्टिफिकेट आज की डेट में इजीली अवेलेबल है, तो उनके वेरिफिकेशन में भी यूज किया जाता है डिजिटल सिग्नेचर। टाइम एंड कॉस्ट सेविंग, अब क्योंकि डिजिटल हो रहे हैं सिग्नेचर्स आपके, तो यू नीड नॉट टू यूज पेन एंड पेपर, ठीक है, तो ऑनलाइन चीज हो रही है तो आराम से ईज है, टाइम भी बच रहा है, कॉस्ट भी बच रही है। एनवायरमेंट, पेपर वर्क कम हो रहा है तो ऑब्वियसली एनवायरमेंट भी कहीं ना कहीं खुश है इस चीज से। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका। सपोज करो कि यहाँ पे एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, इसने मेल लिखा, मेल में कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करे और भेज दिए बी को। तो इसने अपनी प्राइवेट की का यूज करके अपने डिजिटल सिग्नेचर्स को भेजा होगा इस मेल के थ्रू बी के पास। अब बी क्या करेगा, पब्लिक की को यूज करेगा ए के, और इसको क्या कर लेगा, ओपन कर लेगा बी, ठीक है, और ये चेक कर लेगा कि ठीक है ये जो डॉक्यूमेंट है वो इस पर्सन के थ्रू ही भेजा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे कीज का कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे कीज यूज की जाती हैं, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। आप जो मैसेज भेजते हो वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजते हो, उसको एनकोड किया जाता है एंड देन डीकोड किया जाता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं अबाउट द डिजिटल सिग्नेचर्स। सो गाइज, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यूनिट 4 के। अगर आपको वीडियो पसंद आता है सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कोई आपका डाउट है वो भी आप कमेंट करके लिख सकते हैं गाइज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।